हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइज, आपका जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो परीक्षा है वो 30 अप्रैल को होनी है। तो उसी के संदर्भ में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम से पहले कराने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो देखते हैं आज की वीडियो का प्रश्न नंबर 1। तो हमारा पहला प्रश्न लिखा है 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 बराबर है। मतलब हमको इन सबको ऐड करना है। तो हमको देखो यहाँ पे सबको ऐड करना है। तो पहले हम इसको लिख लेंगे, एक तरफ लिखेंगे 0.5, ठीक। फिर 0.05, अगला है 0.005। इन सबको हम जोड़ेंगे, देखो कितना आएगा। यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पर भी आएगा 5, यहाँ पर आएगा 5, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 0, तो आएगा 0.555। तो ये इसका आया निकल के मान। लेकिन किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.555। अब दशमलव लगा 3 अंकों में, तो दशमलव हटाएंगे, नीचे हम 3 जीरो बढ़ा लेंगे। अब इसको हम 5 से काटेंगे, तो 5 का नम 5, 5 का नम 5, 5 का नम 5 बटे 5 दूनी 10 और 2 जीरो। तो जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 111 बटे 200, जो विकल्प नंबर बी में दिख रहा होगा 111 बटे 200। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 1 हल हो जाता है। सबसे पहले हमने इनको जोड़ लिया, फिर दशमलव 3 अंकों में था तो 1 लिखा, दशमलव 3 अंकों में था दशमलव बढ़ा के 3 जीरो बढ़ा लिए और इसको हमने 5 से काट लिया, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। लिखा है 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव में वह प्रत्याशी जिसे कुल पड़ने वाले मतों का 62% मत मिले 288 मतों से चुनाव जीत गया। जीतने वाले प्रत्याशी को पड़ने वाले मतों की कुल संख्या कितनी है। तो देखो, हमेशा जो तुम्हारे मत मतलब वोटिंग होती है वो हमेशा 100% में होती है। कितने में? 100% में। तो एक को मिले कितने 62%, तो दूसरे कितने मिले होंगे 38%। जो जीता है उसे जब 62% मिले हैं तो हारने वाले को 38, ये कहाँ से आया 100 में 62 घटा के। अब इन दोनों का अंतर जो होगा वही हार जीत तय करेगा। तो यहाँ बोला है 288 मतों से चुनाव जीत गया, तो यहाँ घटा लेंगे, तो 12 में 8 घटेगा 4, यहाँ बचा 5 में 3 गया 2, मतलब 24। मतलब जो 24% किसमें आएगा परसेंट में, जो तुम्हारा 24% होगा वो किसके बराबर होगा 288 के बराबर। हमको निकालना किसका मान है 1% का, तो 24 के इसमें भाग देंगे, तो 1% बराबर 24 का भाग देंगे तो 24 एकन्नम 24, 4 बचा 48, 24 दूनी 48। तो 1% का मान आया 12, मतलब 1% जो है वो 12 ऊँट के बराबर है, ठीक। अब प्रश्न में पूछा है कि जीत गया जीतने वाले प्रत्याशी को पड़ने वाले मतों की संख्या, तो उसे कितने मत पड़े 62%। जब 1% का मान 12 है तो 62% का निकालना है, तो 62 गुणते 12 कर देंगे, तो 12 दूनी 24, 24 की 4 हासिल लगे 2, 12 छंग 72, 72 2 74, 744 वोट मिले हैं जीतने वाले प्रत्याशी को, जो विकल्प नंबर ए में लिखा है 744 वोट। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना इन प्रश्नों को हल करने के लिए कि जो आपको 1% दिया हो, दूसरा हमेशा 100 में घटा करके पहले वाला निकाल लेना। फिर जो जीत का अंतर दिया हो, यानी कि जीत गया जितने चुनावों या प्रतिशत मतों से, उसका आप लोग अंतर दोनों को निकाल लेना। अंतर निकालने के बाद में उसी का मान उसके बराबर कर देना, तो वहाँ से 1% का मान हमेशा निकाल लेना, ठीक। फिर जो प्रश्न पूछा गया हो वो निकाल लेना। मान लो प्रश्न में कैसा कुल कितने वोट पड़े, तो 100% हमेशा वोट होते हैं, तो 1200 आंसर हो जाता। देखो विकल्प में 1200 भी दिया है, तो इसका आंसर 1200 नहीं है, कौन सा है 744। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर की दूरी
2 मिनट में तय करती है। एक रेलगाड़ी है वो 3 किलोमीटर की जो दूरी है उसे 2 मिनट में तय करती है, वह 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो देखो सबसे पहले तुमको रेलगाड़ी की चाल मालूम होनी चाहिए। तो हमारे पास सूत्र होता है चाल। चाल को दिखाते किससे? v से। चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है? 3 बटे समय, समय है 2 मिनट, इसको घंटा बनाएंगे तो 2 बटे 60 बटे 60, ये 60 तुम्हारा ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो 60 गुणते 3 कितना हो जाएगा? 180 बटे कितना रहेगा? 2, 2 का भाग 180 में कितनी बार जाएगा? 90 बार। मतलब जो तुम्हारी रेलगाड़ी की चाल आएगी वो आएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब रेलगाड़ी की चाल आ गई, जैसे पूछा गया प्रश्न में दूरी, तो दूरी को दिखाते हैं डी से। दूरी का सूत्र होता है चाल गुणते समय। चाल कितना आया है? 90 गुणते समय कितना है? 6 घंटे। तो यहाँ गुणा कराएंगे 6 0 0 छना मचा 54, 540 किलोमीटर। 2 मिनट में कितनी दूरी चलती है? 3 किलोमीटर। तो 6 घंटे में 540 किलोमीटर वो रेलगाड़ी चलेगी। ये कैसे पता चला? सबसे पहले आपको यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। दूरी दिया है और समय दिया है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। हमने यहाँ 60 का भाग क्यों दिया? 2 मिनट, समय मिनट में है तो घंटा बनाएंगे। घंटा बनाने के लिए 60 का भाग देंगे, ये 60 ऊपर चला जाएगा तो 60 गुणते 3, 6 3 18, 180, 2 बटे लिखा था तो 90 आ गई चाल। जब 90 चाल आ गई तो हमारे पास दूरी का सूत्र होता है चाल गुणते समय, 90 गुणते समय था 6 घंटे। बस प्रश्न हमारा हो गया हल। अगला प्रश्न है हमारा, लिखा निम्नांकित में सबसे बड़ी भिन्न है। 4 विकल्प दिए हैं, आपको बताना है कौन से विकल्प की भिन्न सबसे बड़ी है। तो देखो इसका भाग देंगे तो 7 का भाग 6 में तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा लेंगे। 60, 7 8 56, बता कितना? 4 40, 7 5 35, फिर कितना बचा? 5 50, 7 7 49। ठीक, इसमें भाग देंगे तो 0.2 10, 5 बार ही जाएगा। इसमें भाग देंगे तो ये भी भाग न खाए, 0 दशमलव लगाएंगे 70, 9 7 63, फिर बता 7 9 7 63, इसमें भाग देंगे 0.6। तो देख लो सबसे बड़ा मान कौन सा? सबसे बड़ा यही वाला है 0.8 वाला। तो इसका विकल्प नंबर जो ए होगा वो हो जाएगा राइट उत्तर। ठीक, 6 बटे 7 है तुम्हारी सबसे बड़ी भिन्न। अगर प्रश्न में कहता सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी कौन सी थी? विकल्प नंबर बी, 1 बटे 2 वाली। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 9, 15 और 24 में प्रत्येक से विभक्त हो जाए। तो यहाँ पे 9, 15 और 24 से विभक्त हो जाए, मतलब 9, 15 और 24 इनका आपको निकालना है लासा। क्या निकालना है? लासा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पे 9, 15, 24, भाग इससे लासा निकाल लो यहाँ पे। तो 3 से पहले काट लेना, 3 3 9, 53 15 63 24। अब देखो ये ऐसे यहाँ पे गुणनखंड है जो किसी से नहीं कटेंगे। तो 8 पंचे 40, 40 गुणते 3 तो 4 नहीं, 40 गुणते 3 120, 120 गुणते 3 तो कितना आएगा? 12, 120 का मतलब 12 गुणते 3 360, कितना आएगा लासा? 360। अब इसमें से देख लो ज़रा 360 के गुणनखंड कौन सी है। अब 360 ये भी यहाँ समझना है, बड़ी से बड़ी कह रहा है तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999, 999। तो आपको ये देखना है 720 तो हो नहीं सकता है, 360 भी नहीं हो सकता है। अब बचा 960 और 980, 960 और 980, तो इसमें कौन सा हो सकता है? तो 36 त्रिका होता है 1080 और 36 दूनी 72, 720 होता है। देखो यहाँ पे 360 का जिस संख्या में भाग जाएगा वही उसका उत्तर होगा। तो इसमें विकल्प नंबर ए ही में केवल भाग जा रहा है और किसमें जा नहीं रहा है। देखो ध्यान से, 360 का भाग इसमें भी नहीं जाएगा तो ये गलत, 360 का भाग इसमें भी नहीं जाएगा ये भी गलत। तो कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर 1, क्योंकि इसमें हम गुणा कराएंगे पहले 1 का तो 360 ही आएगा, 2 कराएंगे तो 720 हो जाएगा, 3 का कराएंगे कितना हो जाएगा? 1080। अब 1080 में कितने अंक हो जाएंगे? 4 अंक। तो 4 अंकों की नहीं 3 अंकों की, तो इसका विकल्प नंबर ए ही होगा आंसर 720। ठीक, अगला प्रश्न लिखा है 12 11 21 भागे 11
उत्तर कितना आएगा, मतलब 11 का भाग देना है तुमको 12, 11, 21 में। तो देखते हैं, भाग 2 जा रहा तो 11 करना 11, एक बचा, ऊपर से उतरेगा 1, फिर 11 करना 11, ये पूरा कट गया, ऊपर उतारेंगे 1, तो 1 में भाग न खाई 0, ऊपर उतारेंगे 2, 11 करना 11, कितना बचा 1, फिर 1, 11 करना 11, मतलब 11 0 11, विकल्प नंबर सी 11 0 11। बस आपको भाग देना था 11 का, तो इसका उत्तर हो गया विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न लिखा है रुपये 300 का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको यहाँ पे साधारण ब्याज का सूत्र याद होना चाहिए, SI इसको लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे 100। तो कितना रुपये है मूलधन 300, गुणते दर कितनी है 3, गुणते समय कितना है 3 वर्ष बटे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27, कितना रुपये आएगा 27 रुपये। तो यहाँ पे जो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, मतलब साधारण ब्याज आएगा 27 रुपये। मान लो इसी प्रश्न में तुमसे कह देता कि मिश्र धन कितना होगा, तो 300 में यही 27 आपको जोड़ना पड़ता, तो आंसर होता 327 रुपये। बहुत से बच्चे इसका आंसर 327 भी दे सकते हैं, लेकिन 327 गलत है। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज पूछा गया है, ना कि मिश्र धन पूछा गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, लिखा है 1, 4, 9, 16, 25 ... क्वेश्चन मार्क श्रृंखला की संख्या क्या है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा। तो ध्यान से देखो, तो ये तुम्हारी संख्याओं के वर्ग लिखे हैं, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25। तो अगला कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36। विकल्प नंबर डी में हो जाएगा इसका राइट उत्तर। ठीक। अगला प्रश्न लिखा है एक साइकिल सवार 2 घंटे 30 मिनट में 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 घंटे 30 मिनट में 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसका औसत चाल क्या होगा। उसकी औसत चाल तुमको बतानी है कि उसकी चाल क्या होगी। तो देखो 2 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 2.5 घंटे, मतलब 2.5 घंटे को लिख सकते हैं हम 5/2 घंटे। निकालना क्या हमको चाल, तो चाल का सूत्र होता है 4 वाला दूरी, दूरी कितनी 25 बटे समय कितना है 2 घंटे 30 मिनट। इसको लिख सकते हैं 5/2, जो बटे 2 लिखेंगे वो चला जाएगा 25 के साथ में। क्यों हमने अभी भाई तुमको रेलगाड़ी वाले प्रश्न में बताया पीछे कि बटे उसमें 60 था, ऊपर चला गया था, तो ये 5 से कटेगा 25 5 बार, और 5 का गुणा 2 में हो जाएगा 5 दूनी 10। जो तुम्हारी औसत चाल आएगी वो निकल कितनी आएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जो विकल्प नंबर डी में लिखा गया है। हमेशा ध्यान रखना जब कोई संख्या बटे हो तो हमेशा ऊपर चली जाती है। तो यहाँ 5/2 होता, तो 2 जो है वो ऊपर चला गया 25 के साथ में। 5 का भाग 25 में चला गया 5 बार, तो 5 गुणे 2 5 दूनी 10। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है एक परीक्षा में सुरेश को गोपी से 24 अंक ज़्यादा मिले। जो सुरेश है गोपी से 24 अंक ज़्यादा मिले। यही परीक्षा में अनिल को गोपी से 14 अंक कम मिले। यदि कुल मिलाकर अंक 124 हैं तो अनिल को कितने अंक मिले। देखो यहाँ दोनों में गोपी की बात कही गई है, तो आपको गोपी के अंक मान लेने हैं। तो हम लिख लेंगे गोपी को जी से, तो मान लिया गोपी के अंक जो हैं वो x है, तो सुरेश के कितने हो जाएंगे, सुरेश को s से कितने, गोपी से 24 अंक ज़्यादा, मतलब x + 24। गोपी के x हैं उसमें 24 जोड़ देंगे। फिर अनिल की बात आई, उसको a से लिख लेंगे। तो अनिल को 14 कम मिले, मतलब x - 14। तो गोपी के अंक हैं x, सुरेश के हो गए तुम्हारे x + 24 और अनिल के हो गए x - 14। लिखा है यदि कुल मिलाकर अंक 124 हैं, मतलब तीनों के अंकों को मिला दिया जाए तो 124 अंक होते हैं। तो इन तीनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ 1x है, यहाँ 1x है, यहाँ 1x है, तो कितना हो जाएगा 3x। यहाँ प्लस का 24 है और माइनस का 14 है, तो 24 में 14 घट जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 10, बराबर कितना हो जाएगा, कितने 124। ये 3x बराबर है, तो ये जो 10 है उधर जाएगा तो घट जाएगा जा करके, तो 124 में 10 घट जाएगा, कितना बचेगा 114, मतलब
3x बराबर 114। हमको निकालना है x का मान, तो इसमें 3 का भाग देंगे, 3 3 का 9, 2 बचा 24, 3 24। जो x का मान आया वो आया 38, मतलब गोपी के अंक कितने हैं 38। लेकिन प्रश्न में पूछा है अनिल, तो अनिल में कितने हैं x माइनस 14, तो 38 में 14 आपको घटा देना है। जब आप 38 में 14 घटाओ कितना आएगा 24, मतलब जो अनिल को मिले अंक हैं वो कितने हैं 24। विकल्प नंबर ए हो जाएगा इसका राइट उत्तर। ठीक, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। लिखा है 4 सही 1/2 गुणते क्वेश्चन मार्क बराबर 27। तो आपको बताना है ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ कितना आएगा। तो सबसे पहले आपको ये जो सही बटा की भिन्न है इसको हल करना है। तो 4 दूनी 8, ऊपर वाला एक जुड़ जाएगा, कितना आएगा 9/2। गुणते यहाँ मान लेते हैं यक्स बराबर 27। हमको इस यक्स का मान निकालना है। तो जो इधर गुणा में लिखा है 9 हो जाएगा भाग में, 2 गुणा में तो जाएगा भाग में, तो जाएगा गुणा में, तो मतलब यक्स बराबर आएगा 27 गुणते 2/9। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे 9/2 है तो 2/9 हो जाएगा। 9 त्रिका 27 बचा 3 और 2, 3 दूनी 6। जो प्रश्न क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा वो कितना आएगा 6। विकल्प नंबर ए हो जाएगा इसका राइट उत्तर। ठीक, अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है मीना का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ। मीना का जो विवाह है वो 10 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.5 गुनी है। कितनी गुनी है 1.5 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/6 गुना है। तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगी। देखो यहाँ मीना की बात कह रहा है, तो मान लेते हैं मीना की जो वर्तमान आयु है इस समय वो कितनी है x वर्ष है। तो 10 वर्ष पहले कितनी रही होगी x माइनस 10। मान लो आपकी आयु इसमें 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले आप कितने साल के होंगे 10 साल के। मतलब कैसे पता चला 10 घटा करके। फिर लिखा है आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1.5 गुनी है। जो विवाह के समय उसकी वर्तमान आयु कितनी है यक्स बराबर विवाह की आयु की 1.5, और 1.5 का मतलब होता है 3/2। 3/2 किस समय की उसके विवाह के। विवाह कब हुआ था x माइनस 10 साल पहले, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 10। अब यहाँ से आपको यक्स का मान निकाल लेना है। 2x यहाँ तो क्रॉस गुणा कराएंगे तो 2x बराबर है 3x माइनस का 30। 2x इधर आएगा तो 3x में 2x घट जाएगा, तो कितना बचेगा यक्स। तो यक्स का मान आ गया 30। मतलब जो मीना है उसकी इस समय जो आयु है 30 वर्ष है, और जब उसकी शादी हुई थी वो 20 वर्ष की थी। फिर लिखा उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/6 है। तो पुत्र को हमने मान लिया यसन। उसकी आयु कितनी 30, 30 का कौन सा भाग 6, कितना आएगा 6 पंचे 30। मतलब जो उसका पुत्र है इस समय वो है 5 साल का। तो प्रश्न पूछा है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगी। तो 5 साल इस समय है, अगले 5 साल में कितने साल का हो जाएगा वो 10 साल का हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी में लिखा है 10 साल यानी 10 वर्ष। तो इस प्रकार हम प्रश्न नंबर 14 को भी हल कर लेते हैं। बस आपको यहाँ पे प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और हल करना है। एक बार फिर इसको समझ लो। लिखा मीना का जो विवाह है वो 10 वर्ष पहले या पूर्व हुआ था। तो हमने इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमेशा जो वर्तमान होता है उसको माना जाता है। तो हमने वर्तमान मान लिया यक्स। तो 10 वर्ष पहले की आयु होगी कितनी x माइनस 10। फिर प्रश्न में कहा है आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.5 गुनी है। जो आज आयु कितनी है यक्स, विवाह के समय की आयु कितनी x माइनस 10 का 1.5 गुनी, मतलब 3/2 का हमने गुणा करा दिया। क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये 2 इधर गुणा हो जाएगा यक्स के साथ में, तो 2x बराबर 3 का इसमें अंदर कराएंगे तो 3x माइनस 30। यक्स का मान आ गया 30। अब बोला है जो उसके पुत्र है उसकी आयु को 1/6 है। आयु कितनी आई निकल के 30 का 6, 5 साल आ गया। 5 साल तो ये आया, लेकिन प्रश्न पूछा है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु। तो 5 + 5 कितना आएगा 10 साल। विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न लिखा है 1 सही 2/3। तो इसको हम सबसे पहले सही करके लिख लेंगे। तो 3 का नम 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, तो कितना आएगा 5/3 गुणते 2/3 गुणते 6/25 बराबर यहाँ पे
2 से काट लेंगे 4 को 2 बार, कितना आएगा 2/75 गुणते इसको मान लेते हैं हम x। ठीक, देखो 25 त्रिका 75 से 75 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 3 से कटेगा 6 2 बार, कितना बचा 5 बचा और 2 बचा, वो भी किसमें गुणा में, तो 5 दूनी 10। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान में कितना आएगा 10। देख लो किस विकल्प में दिया गया है 10, तो विकल्प नंबर बी में दिया गया है 10। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को बड़ी सरलता से हल करके मान निकाल लेते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने ₹10 प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन कलम खरीदी। मतलब एक दर्जन की कीमत कितनी है 10 रुपये, तो 2 दर्जन की कीमत कितनी हो जाएगी 20 रुपये। मतलब उसने 20 रुपये की 24 कलम खरीदी है, क्योंकि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 2 दर्जन में हो जाएंगी 24 वस्तुएं। ठीक, तो मतलब उसका जो CP आया क्रय मूल्य, CP को किससे दिखाते हैं क्रय मूल्य को, CP से, क्रय मूल्य कितना आया वो 20 रुपये, क्योंकि उसने 2 दर्जन खरीदे हैं। फिर आगे बोला है तथा ₹1 प्रति कलम की दर से बेच दी। अब देखो वो 24 कलम खरीदा थे इस कितने रुपए की 20 रुपये की, लेकिन उसने एक कलम जो बेची 1 रुपये की बेची है, तो 24 कलम बेचा तो कितने रुपए का बेचा 24 रुपये का, तो वो होता है सेलिंग प्राइस SP, कितने रुपए 24 रुपये। देखो अब समझो ज़रा, 20 रुपये के उसने ख़रीदा और 24 को बेच दिया, कितना लाभ हुआ 4 रुपये का लाभ हुआ। प्रश्न ने पूछा लाभ या हानि का प्रतिशत, तो लाभ हुआ है, तो हानि वाला प्रश्न तो पहले गलत हो गया। अब आधे बच्चे तो इसका आंसर A नंबर दे देंगे, लेकिन ये गलत है। हमको निकालना है किसमें, प्रतिशत में। जो ये 4 रुपये का तुमको अंतर दिख रहा है ये रुपये में, तो हमारे पास प्रतिशत प्रॉफिट का जो सूत्र होता है वो होता है लाभ। लाभ कितने रुपये का हो रहा है 4 का, किसके सापेक्ष CP के सापेक्ष। CP कितना है 20 गुणते 100, तो 20 पंचे 100, 5 चौको 20, कितना आया 20% का लाभ हुआ है। विकल्प नंबर C हो जाएगा इसका राइट उत्तर, ना कि A नंबर होगा। इस प्रकार हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत को ज्ञात कर लेते हैं। तो आप लोग अपनी नोटबुक में सूत्र लिख लें, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणते 100। ओके, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। अगला प्रश्न है, एक पंप एक टैंक को 2 घंटे 30 मिनट में भर सकता है। एक छेद होने के कारण इसने टैंक को भरने में 3 घंटे का समय लिया। टैंक का सारा पानी छेद से कितने घंटे में बह जाएगा, ये आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल घटा देना है। कैसे घटाओगे वो हम आपको बताते हैं। घटाना है तुमको सीधा सीधा, 3 घंटा समय में क्या है पूरा टैंक भर जाता है, तो 3 माइनस 2 घंटे 30 मिनट मतलब 2.5 घंटे, 2.5 घंटे में तुम्हारा पानी पहले भर जाता है, बटे दोनों का गुणा 3 गुणते 2.5। अब इसको आपको कर देना उल्टा कि 25 का 75, तो 7.5 ऊपर हो जाएगा, बटे नीचे कितना आएगा 3 में 2.5 घटाओ तो 0.5 आएगा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 5 का 75 में कितनी बार जाएगा 15 पना 75, 15 घंटे आएगा। विकल्प नंबर A होगा इसका राइट उत्तर। अब बहुत से बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि हमने जोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे छेद है, छेद पानी को बाहर करता है इसलिए घटाया जाएगा। तो हमेशा गुणा वाला ऊपर रखा जाता है और घटाने वाला यहाँ पे नीचे रखा जाता है। वही हमने देखो यहाँ पे कर दिया जा करके 25 गुणते 3, तो 25 का 75, एक अंक में दशमलव था, यहाँ 3 में 2.5 घट जाएगा तो 0.5 बचेगा, दशमलव से दशमलव हट गया, 5 का भाग 75 में दिया तो 15 बार भाग गया। 15 घंटे में तुम्हारा जो होगा पानी से छेद से पानी निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, मयंक प्रतिमाह ₹5100 कमाता है। मतलब जो उसकी कमाई है वो कितनी है 5100, मतलब आय, ये क्या है आय, आय कितनी है 5100, और 3000 खर्च कर देता है। उसका खर्च कितना है, खर्च है 3000, तो बचाता कितना होगा फिर वो, तो को 5100 रुपये उसको सैलरी है, 3000 खर्चा कर देता है, तो बचत उसकी हुई 2100। कितनी हुई 2100। अब प्रश्न पूछा उसकी बचत और खर्च में अनुपात, तो बचत कितनी 2100 बटे खर्च कितना है 3000,
एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। अब 3 से काटो, 3 सत्ते का ये 3 ने अम्मा 30, 7/10 विकल्प नंबर डी। तो उसकी जो खर्च यानी बचत और खर्च में जो अनुपात आएगा वो आएगा 7/10। बहुत से बच्चे इसको गड़बड़ भी कर सकते हैं, उसका आंसर ये भी दे सकते हैं। तो ये किसका आंसर होगा? ये होगा तुम्हारा खर्च और बचत का होगा। लेकिन प्रश्न पूछा है बचत और खर्च का, तो बचत कितनी 2100 बटे खर्च है 3000। 0 0 2 कट गए, 3 से काटा, 3 7 का 3 ने अम्मा 30। ओके, अगला और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न देखा, 3/4 1/2 का कितना प्रतिशत है? जो 3/4 है वो 1/2 का कितने प्रतिशत है? तो मान लेते हैं 3/4 1/2 का कितने प्रतिशत है, ये बोला है प्रश्न में, ध्यान देना यहाँ पे। तो मान लिया 1/2 का वो x प्रतिशत है, कितना x प्रतिशत, तो x/100 बराबर कितना होगा 3/4। अब 4 से इसको काटेंगे 25 बार, 25 दूनी 50, 50 तो ये हो गया, हमको निकालना x का मान है। तो 50 ये भाग में उधर जाएगा, 3 के साथ गुणा में हो जाएगा, तो x वाला कितना आएगा 3 गुणते 50, तो 3 0 0 3 15 कितना आएगा 150। विकल्प नंबर बी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। तो यहाँ प्रश्न घुमा दिया, देखो कामा लगा है, 3/4 कामा 1/2 का कितना प्रतिशत है? तो 1/2 का x प्रतिशत कितना है 3/4 है। हल किया क्रॉस करके, तो वहाँ जो उत्तर आया वो आया 150%। तो ये हो गई आज की आपकी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमने आपको आज जितने प्रश्न कराए हैं वो सभी प्रश्न आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है। और चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आपका जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे से हो सके और हम अच्छी तैयारी करा सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।